हमने करंट फाइंड किया था और इम्पीडेंस फाइंड की थी। तो हमारा ये इम्पीडेंस था इसमें। और इस जेड को यूज करके हम किसी भी सर्किट में करंट फाइंड कर सकते हैं। अब पहले मैं जो बचे हुए टॉपिक हैं वो कंप्लीट करूंगा, उसके बाद कुछ सॉल्व एग्जाम्पल लूंगा। सबसे पहले देखते हैं सीरीज सर्किट में रेजोनेंस कैसे होता है। तो सीरीज हमारा एलसीआर सर्किट है जिसमें तीनों एलिमेंट लगे हुए हैं, इसमें रेजोनेंस फाइंड करना है। रेजोनेंस के लिए देखें कंडीशन कैसे निकालेंगे। ये ईएमएफ है, इसको अगर हम इम्पीडेंस से डिवाइड कर दें तो हमें ये करंट मिलेगा। हमें यहाँ करंट को मैक्सिमाइज करना है, इसे रेजोनेंस कहते हैं, सीरीज रेजोनेंस, करंट मैक्सिमाइज। और करंट यहाँ मैक्सिमम होगा जब इम्पीडेंस मिनिमम होगी। करंट इज मैक्सिमम एंड जेड इज मिनिमम। और जेड मिनिमम होगा जब इसकी वैल्यू ये जो ब्रैकेट में आ रही है, क्योंकि आर तो फिक्स है, इसमें ओमेगा की वजह से वेरिएशन हो सकता है, तो हम ऐसा ओमेगा चूज करें कि इसकी वैल्यू हमारी कम से कम हो। और मिनिमम वैल्यू क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस में नहीं हो सकती, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है। और जेड मिनिमम एक्सएल माइनस एक्ससी विल बी 0। तो जेड मिनिमम होगा, करंट मैक्सिमम होगा, इससे हम रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। इसी को रेजोनेंस कहते हैं सीरीज सर्किट। तो मैं लिख सकता हूँ एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, और एक्सएल की वैल्यू थी मेरे पास। इसके आगे मैं इधर जा रहा हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर इज 1 अपॉन एल सी। और ये ओमेगा की वैल्यू, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसको क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। और ये 2 पाई एफ, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, क्रिटिकल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ से 2 पाई एफ सी, और यहाँ से क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, इससे फाइंड कर लेंगे क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी फॉर रेजोनेंस। तो यहाँ तक देखिए, आपको यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है तो बोल सकते हैं। इसको ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ।
और क्योंकि हमारा एक्सएल माइनस एक्ससी जीरो हो गया है, इसलिए अब जेड की वैल्यू रेजिस्टेंस के बराबर होगी, और जो मैक्सिमम करंट है ये पोटेंशियल डिफरेंस किया ईएमएफ अपॉन आर, ये हमें मैक्सिमम करंट देगा। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। यहाँ तक ऑल ओके? अब इस रेजोनेंस की शार्पनेस को मेजर करने के लिए क्वालिटी फैक्टर होता है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस को हम यूज करते हैं ट्यूनिंग में, तो एप्लीकेशन है ट्यूनिंग द सर्किट। तो ट्यूनिंग का मतलब है, जैसे कोई भी रेडियो स्टेशन है तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर वो स्टेशन कैच करता है हमारा सिस्टम, तो उस फ्रिक्वेंसी को कैच करने को ही ट्यूनिंग कहते हैं। और उसकी शार्पनेस हम इस क्यू फैक्टर से मेजर करते हैं, क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर। The Q factor is defined as potential difference across L और C, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट, ये अक्रॉस रेजिस्टेंस आर एट रेजोनेंस, ये सब रेजोनेंस के लिए है। तो इसलिए जो पोटेंशियल है तो मैं ले सकता हूँ आई करंट अगर आई इंटू एक्सएल, और जो सर्किट में पोटेंशियल है वो होगा आई इंटू आर। तो आई आई यहाँ से कैंसिल हो गए, मुझे मिलेगा एक्सएल अपॉन आर, और ये एक्सएल की वैल्यू मैं भी नीचे रखने वाला हूँ। एक्सएल है मेरा ओमेगा एल, और ओमेगा की वैल्यू रेजोनेंस पे मैंने अभी निकाली थी ऊपर, 1/√LC। ओमेगा क्रिटिकल वैलेंस, क्रिटिकल एंगुलर फ्रिक्वेंसी यूज करनी है हमें। ओमेगा की वैल्यू मैं ये रखता हूँ, से मुझे क्यू वैल्यू के लिए फॉर्मूला मिल रहा है, दिस इज माई क्यू वैल्यू। तो मेरी क्यू वैल्यू हाई होगी अगर रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टेंस को रिड्यूस करके हम शार्पनेस इंक्रीज कर सकते हैं। हम रेजोनेंस में ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। यहाँ तक देखिए आप, तो कोई डिफिकल्टी है तो बताइए। यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी है?
अब देखें पावर कैसे निकालते हैं इस सर्किट में। तो दिस इज एवरेज पावर। के लिए हम लेते हैं वी आर एम एस आई आर एम एस। कॉस फाई हमारा फेज डिफरेंस है पोटेंशियल और करंट के बीच में, फेज डिफरेंस है। वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, इससे हम एवरेज पावर निकालेंगे। फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट मीन्स खाली एल है, एल ओनली सर्किट में खाली कॉयल है हमारी। के लिए फाई की वैल्यू 90 डिग्री है, वोल्टेज और करंट में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, इसलिए एवरेज पावर जीरो, यानी कोई पावर कंज्यूम नहीं होगी। इसी तरह से प्योर कैपेसिटिव सर्किट में भी कोई पावर कंज्यूम नहीं होगी, क्योंकि इसमें भी फाई की वैल्यू 90 डिग्री है। करंट इज 90 डिग्री अहेड ऑफ वोल्टेज कैपेसिटिव सर्किट में, खाली कैपेसिटिव है, प्योर कैपेसिटिव। तो कॉस फाई जीरो, इसलिए एवरेज पावर कंज्यूम जीरो, यानी कैपेसिटर खाली लगा है तो कोई पावर कंजम्पशन नहीं होगा, और इसी तरह खाली इंडक्टर या कॉयल लगी है तो भी कोई पावर कंजम्पशन नहीं होगा। पावर कंजम्पशन के लिए एक सर्किट में रेजिस्टेंस होना जरूरी है, जब रेजिस्टेंस होगा तो पावर कंजम्पशन आप इस टूल से फाइंड कर लेंगे। यहाँ तक आप बताइए, आपको कोई डिफिकल्टी है? स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। ये जितने फॉर्मूले हमने पढ़े इसके बेसिस पर हम एसी के सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, जितने पॉसिबल न्यूमेरिकल हैं, और न्यूमेरिकल्स कैन बी डन। अब मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ। मान लें ये क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट connects a long air core coil of manganese wire
हुए 100 वोल्ट, DC सोर्स and records a current of 1.5 amperes. When same coil is connected across 100 volt, Hertz AC source, then current reduces to 1 ampere. तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो हम इसका ऑब्जर्वेशन बता सकते हैं और मेनली हमें इसमें फाइंड करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल। तो आप लोग बता सकते हैं मुझे, अगर आप हेल्प करना चाहते हैं, ये करंट रिड्यूस क्यों हो गया एसी में? एनी वन ऑफ यू? फर्स्ट केस में हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। जब डीसी करंट था तो डीसी के लिए रेजिस्टेंस बी अपॉन आई, और वोल्टेज दिया हुआ है मेरे पास 100, करंट है 1.5 एम्पियर। ये मेरे पास अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 6.7 ओम। पहले रेजिस्टेंस कितना था? दिस इज फ्रॉम डीसी। और एसी के लिए इम्पीडेंस फाइंड करेंगे जिसकी वैल्यू इससे ज्यादा है। और इम्पीडेंस की वैल्यू है इफेक्टिव वोल्टेज अपॉन करंट। इफेक्टिव करंट, वोल्टेज हमारी आरएमएस वैल्यू गिवन है, ये 100, करंट हमारा 1 हो जाता है। तो इसलिए इस केस में हमारी इम्पीडेंस भी आ गई। मतलब फर्स्ट केस में खाली रेजिस्टेंस था, या रेजिस्टेंस और जो कॉइल के लिए इंडक्टेंस है, उस इंडक्टेंस की वजह से एक्सएल की वैल्यू इसमें और ऐड हो गई, रेजिस्टेंस में एक्सएल की वैल्यू, इसलिए इम्पीडेंस बढ़ गई, इसलिए करंट रिड्यूस हो गया। और अब हमें रिएक्टेंस निकालने हैं इसकी। पहले यहाँ तक देखिए, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ तक न्यूमेरिकल में कोई डाउट है आपको? अब हमें रिएक्टेंस फाइंड करनी है। रिएक्टेंस के लिए
हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इसमें आर की वैल्यू पता है, जेड की वैल्यू पुटअप करके हम एक्सेल फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा एक्सेल आ गया। और ये अगर सब कैलकुलेशन कर लें तो ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 74.5। ये हमारी इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गए। ऐसे हम क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, कोई डिफिकल्टी आपको? नो सर। मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसमें एसी में हम जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें इजी लगेंगे क्वेश्चंस। मैं एक सर्किट ले रहा हूँ। ये एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों लगे हुए हैं। और ये हमारा एसी सोर्स है। 110 वोल्ट। और ये रेजिस्टेंस दिया है हमें 40 ओम। इसमें ऐसा गिवन है, करंट इज फाउंड टू लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 36.9 डिग्री। तो हमें ये गिवन है करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से इतने डिग्री से। कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्योंकि ये कुछ मैं लिख रहा हूँ इसमें, पहले आप ट्राई करेंगे फिर, नहीं तो मैं हेल्प करूँगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस, impedance of the circuit, impedance, current flowing in the circuit,
and fourth is frequency of EMF. ये क्वेश्चन है, इसको पहले 1-2 मिनट आप ट्राई कर सकते हैं, फिर मैं हेल्प कर रहा हूँ, फिर मैं सॉल्व करूँगा। और इसमें एल गिवन है 0.1 हेनरी कॉस 36.9 की वैल्यू गिवन है 4/5 एंड 36.9 जो कि हमें वैसे ही पता है 37 डिग्री पे 3-4-5 का ट्रायंगल बनता है, उससे हम खुद भी फाइंड कर सकते हैं, पर ये गिवन है हमें। तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखिए जरा, हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालने हैं। इसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा tan phi इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर, एक्सएल माइनस एक्ससी। एक्ससी इसमें कैपेसिटर नहीं है, तो इसलिए एक्ससी को 0 कर देंगे, एक्सएल बाई आर। और यहाँ से मुझे आंसर मिल जाएगा एक्सएल इक्वल टू आर tan phi। आर है मेरे पास 40 और tan phi 36.9 है मेरे पास 3/4। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस 30 ओम। देखिए फर्स्ट पार्ट, सेम आंसर आ रहा है आप लोगों का। फर्स्ट पार्ट ओके। अब हमें इम्पीडेंस फाइंड करनी है। इम्पीडेंस यानी इसमें दो ही एलिमेंट हमारे, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। इम्पीडेंस के लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे, इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो ये अभी हमने कैलकुलेट किया 30 यूनिट्स, हमें 50 ओम मिल जाएगा। थर्ड में निकालना है हमें करंट इन द सर्किट। यहाँ पे देखें, ये जो वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू एक्चुअल में आरएमएस वैल्यू होती है, तो अगर हम इसको यूज करेंगे तो हमें आरएमएस करंट मिलेगा। वी आर एम एस बाई जेड, और वी आर एम एस हमें गिवन है यहाँ 110, जेड अभी हमने कैलकुलेट किया है। यहाँ पे हमें मिलेगा 2.2 एम्पियर। यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हैं। अब फोर्थ पार्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं, बताएं फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करूं। सर एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। हाँ, वेरी गुड। और ओमेगा को मैं लिख दूंगा 2 पाई एफ एल। 2 पाई एफ। हाँ, तो 2 पाई एफ इंटू एल, ओमेगा एल, राइट।
अब मेरा एक्सेल गिवन है, इसमें वैल्यू सब पुट अप कर दें तो मुझे फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ये एक्सेल है मेरे पास 30 यूनिट, और एल है मेरे पास 1। इसका मुझे सर अप्रोक्सीमेट मिल जाएगा 47.7। तो ऐसे मैं फ्रीक्वेंसी फाइंड कर दूंगा। अब आप लोग क्वेश्चन देखिए और सॉल्यूशन भी है आपके सामने, अगर कोई डिफिकल्टी है तो मुझे बताइए। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, कोई डिफिकल्टी है किसी को यहाँ तक? नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग पहले ट्राई करेंगे। तो अभी हम दो एलिमेंट ले रहे हैं, फिर मैं तीन एलिमेंट भी दूंगा, पर पहले हम दो एलिमेंट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी जिसमें खाली दो एलिमेंट है, एक रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, या रेजिस्टेंस और कैपेसिटर। ये हमें गिवन है 0.1 हेनरी, और रेजिस्टेंस हमें गिवन है 30 ओम। के क्रॉस वोल्टेज गिवन है हमें 1 वोल्टेज गिवन है। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द इम्पिडेंस एंड आर एम एस करंट और इम्पिडेंस, ये दोनों कैलकुलेट करने। तो पहले आपको चांस मिल रहा है, फिर मैं ट्राई करूंगा। 1-2 मिनट पहले आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए पहले हमें कैसे करेंगे। V इक्वल टू, ये गिवन है, और इसको मैं कंपेयर कर देता हूँ V0 साइन ओमेगा टी से। इससे मुझे V0 मिल रहा है 200, और ओमे। सर जेड हाँ बताइए।
Z So Z 50 ohm, इज 50 ohm. राइट, राइट, वेरी गुड। और ओमेगा मिल रहा है मुझे 400। तो कौन बोल रहे हैं? शमी? से शैलेंद्र। शैलेंद्र, हाँ शैलेंद्र, डूइंग वेरी वेल। तो यहाँ से मैंने कंपेयर किया, ओमेगा ये आ गया और वी नॉट मुझे ये मिला है। अब मुझे जेड निकालना है, तो जेड के लिए पहले मुझे रेजिस्टेंस के बने पहले मुझे एक्सएल निकालना है। और एक्सएल निकालने के लिए एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा मुझे मिल गया यहाँ से 400, और एल की वैल्यू है 0.1 हेनरी। तो ये एक्सएल मुझे 40 मिल गया। अब मैं जेड के फॉर्मूले में रख दूंगा। देखिए क्वेश्चन आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगे, खाली फॉर्मूले ठीक से याद रहे और स्पीड से क्वेश्चन करना है बस। तो रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल। सर आई 4 आएगा। हाँ सर 4 एम्पियर। आई पीक वैल्यू, हाँ है ना, पीक वैल्यू 4 एम्पियर। और आई आरएमएस निकालेंगे तो अपॉन रूट 2 कर देंगे। ये 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, तो जेड आ गया मेरा 50 ओम। और अब मुझे निकालना है आई आरएमएस, जो कि आप लोगों ने मुझे बिल्कुल सही बताया है। तो वी आरएमएस अपॉन जेड। और यहाँ पे देखें वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा डी, तो ये वी नॉट मतलब पीक वैल्यू होती है। जब इस इक्वेशन में गिवन है ऐसे, तो ये पीक वैल्यू है। इसलिए 200/√2 ये आरएमएस वैल्यू। ये 4 ये मैंने गलत कर दिया, 4/√2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 एम्पियर। तो 4 एम्पियर पीक वैल्यू आ रही है, और पीक वैल्यू से ये आरएमएस वैल्यू 2√2 एम्पियर। तो हम ऐसे क्वेश्चन पे फाइंड कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? एक और, हाँ यस एक सर। और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी को डिफिकल्टी है तो बोल सकते हैं, मैं डिस्कस करूंगा। सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, कल किसी ने कहा था, वो कमेंट में लिखा था, आपका कुछ आपको डाउट होता है ना तो आप पूछ लिया करिए। एक तो लिखा था उसमें सोलेनोइड वाला नहीं कराया, ऐसा लिखा था कुछ आप लोगों ने। तो वो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो सोलेनोइड के लिए ही है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएक्सियल सोलेनोइड। ठीक है। और कुछ लोगों ने लिखा था ये इंडक्टेंस जो है ये नहीं कराया सीरीज में, पैरेलल में। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ इंडक्टेंस इन सीरीज। इंडक्टेंस जो होते हैं यानी कॉयल, ये रेजिस्टेंस की तरह ही बिहेव करते हैं, तो सेम रेजिस्टेंस के फॉर्मूले लेके आएंगे। तो हम यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ कर रहे हैं, जो आसान है वो आप लोग, मैं मान रहा हूँ कि आप खुद भी कर सकते हैं। तो सीरीज में जो इंडक्टेंस आएगी वो L1 L2 L3, यानी जितने भी होंगे L4 L5 सबको ऐड कर देंगे सीरीज में। और पैरेलल में इसी तरह रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है आप लोगों को तो आप पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। 1/L इक्वलेंट, अगर L1 L2 L3 पैरेलल में है तो हम ऐसे निकालेंगे 1/L1, राइट, ऐसे करना है। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो पहले आप ट्राई करेंगे फिर मैं ट्राई करूंगा।
An electrical circuit containing an inductance L and resistance R in series has an impedance of 50 ohm at 100 hertz की फ्रीक्वेंसी दी है and impedance of 100 ohm at 500 hertz. Find the value of L and R. तो हमारे सर्किट में इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों है। जब ये फ्रीक्वेंसी लेते हैं 50 हर्ट्ज 50 100 हर्ट्ज तो 50 ओम है इम्पीडेंस, और जब 500 हर्ट्ज लेते हैं तो 100 ओम है। हमें एल और आर फाइंड करते हैं। पहले आप ट्राई कर सकते हैं, फिर मैं हेल्प करूंगा आप लोगों की। और मुझे हिंट भी दे सकते हैं, कोई हिंट देना चाहते हैं मुझे कैसे सॉल्व करेंगे तो भी मेरे लिए आसान हो जाएगा, खाली हिंट सर दे दे। एक्सेल हाँ बताओ। एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल से, सर एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल से एल निकाल लेंगे। एक मिनट, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। जी सर। अच्छा ठीक है, तो एल हमें गिवन नहीं है, एल के टर्म्स में निकालेंगे ना, एल तो नहीं आएगा। ये इम्पिडेंस है, इससे नहीं आएगा, ये तो इम्पिडेंस है ना, ये जेड है हमारे पास। तो जेड को हम क्या रख देंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और एक्सएल को मैं लिख दूंगा 2 पाई एफ एल स्क्वायर। इसमें फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन है, जेड मुझे गिवन है, तो आर और एल के टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगी है। ठीक है, तो दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये इक्वेशन ऐसे आ गई। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। और इसी तरह एक बार जेड की वैल्यू मैं 100 ओम रख देता हूँ, और अब फ्रीक्वेंसी मेरे पास 500 12 पूरे स्क्वायर। अगेन दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी आर स्क्वायर के टर्म्स में। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास 10,000 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर
क्वेश्चन नंबर 2। अब इनको सॉल्व करके सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, उससे मुझे एल की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब ये दो इक्वेशन आ गई, इनको सॉल्व करके मैं आर और एल दोनों फाइंड कर सकता हूँ। ऐसे कर लेंगे, कैलकुलेशन इसमें थोड़ी ज्यादा हो गई, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें कैलकुलेशन कम होगी, इजीली सॉल्व हो जाएगा वो आपका। तो यहाँ पे आर की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, मैथड हमें क्लियर हो गया, 46.7 लगभग ऐसा आएगा। और जो इंडक्टेंस है वो कितने हेनरी। तो क्वेश्चन आप इस तरह से क्वेश्चन कर लेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ सीरीज एलसीआर सर्किट का। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है पहले ये बताएं, फिर मैं आगे चलता हूँ। यहाँ तक ऑल फाइन। Yes, sir. आप अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। और क्योंकि आपके एग्जाम अभी जुलाई में ही है तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। और उसके बाद आपको अभी और प्रैक्टिस असाइनमेंट मिलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उस टाइम और अच्छी क्लैरिटी आएगी। अभी इसलिए कर रहे हैं, एक बार सिलेबस आपका जल्दी फिनिश हो जाए, फिर आप आराम से सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। 8.3 हेनरी इंडक्टर सिक्सटी माइक्रोफैरड कैपेसिटर एंड 50 ओम रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो तीनों एलिमेंट है, दे आर connected in series with 120 volt 60 हर्ट्ज सप्लाई। इसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखें क्या क्या पूछ रहा है वो। कैलकुलेट impedance of the circuit, and number 2 is current in the circuit। और मैं और क्लैरिफाई कर देता हूँ, यानी आरएमएस करंट, आई आरएमएस इन सर्किट। तो पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं, फिर मैं ट्राई करता हूँ। फॉर्मूले हमारे पास सभी फॉर्मूले गिवन है। हमें जेड फाइंड करना है। जेड के लिए फॉर्मूला ये लगाएंगे, आर स्क्वायर प्लस
एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर और हमें डायरेक्ट गिवन है 3 ओम एक्सएल यानी कि ओमेगा एल, ओमेगा है हमारे पास 2 पाई एफ एल, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 60 हर्ट्ज। ये सब वैल्यू मैं रख दे रहा हूँ इसमें। और इंडक्टेंस है 0.3। ये सब कैलकुलेट करके अप्रोक्सीमेटली आ रहा है हमारा 113.04 ओम। और इसी तरह एक्स की फाइंड करेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ओमेगा सी से टू इंटू ये है 3.14 60 और कैपेसिटेंस गिवन है यहाँ 60 माइक्रोफैरड। हम कोई नहीं, हम पहले मेथड देख लें। लगभग ही आ जाएगा ये 44 के आसपास। और फिर इस फॉर्मूले में रख दें हमें तो जेड मिल जाएगा ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा हमें 85। ये हमारा इम्पिडेंस आ गया। अब करंट फाइंड करने के लिए आई आर एम एस इज वी आर एम एस अपॉन जेड। वी आर एम एस हमारे पास यहाँ पे 120 वोल्ट। तो ऐसे हमें ये करंट मिल जाएगा। तो सीरीज सर्किट के वेरो जिसमें तीनों एलिमेंट हैं उसमें हम ऐसे फाइंड करेंगे, इसमें से कोई भी दो एलिमेंट है तो जो एलिमेंट नहीं है उसको जीरो रख दो तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन फाइंड कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इसी का। यहाँ तक बताइए मुझे कोई डिफिकल्टी आप लोगों को? No, sir. बाकी प्रैक्टिस जब आपको अभी असाइनमेंट मिलेंगे आगे तो उसमें और प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं पहले ईएम वेव आपका ले रहा हूँ, एक छोटा टॉपिक है। और उसके बाद जो टाइम मिलेगा उस टाइम में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और न्यूमेरिकल्स की जितना टाइम मिलेगा। तो हम यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा कि आपको पता होगा, इसमें हमारे दो तरह के फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऐसे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक फील्ड होगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और एक वर्टिकल प्लेन में दूसरा फील्ड होगा, ये मैं ऐसा बना रहा हूँ। इसमें दो तरह के फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये मैं अगर एक्स एक्सिस लेता हूँ और ये वाई एक्स वाई प्लेन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक्स जेड प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेव के फॉर्म में ऐसा लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वेव हमारी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। और इसी तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लिखेंगे, ये दोनों फेज पे होते हैं, सेम फेज। और इनका जो रेशो होता है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो हम ई नॉट अपॉन बी नॉट अगर ऐसा लेते हैं, दैट इज इक्वल टू सी, सी स्पीड ऑफ लाइट तो बेसिकली ईएम वेव में या तो हमें इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, या ये कुछ फॉर्मूले जो हम लिखेंगे इस पे देखेंगे, इनका यूज करते हैं, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और ईएम वेव की अभी प्रॉपर्टीज देखूंगा मैं, कितने टाइप की ईएम वेव होती है। इससे पहले इसमें एक टर्म आती है, और जो इसकी वेलोसिटी होती है वो ई क्रॉस बी जो है ये वेक्टर, ये हमें डायरेक्शन ऑफ ये वेव देता है। तो वेव किस डायरेक्शन में आएगी उसके लिए ई क्रॉस बी फाइंड कर लेंगे, ई क्रॉस बी। तो हमें इस फिगर में भी देखें, अगर ई क्रॉस बी फाइंड करते हैं तो ये हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन ही आ जाती है, वेलोसिटी या जो कि हमने ली है यहाँ स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इससे हम डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव निकालेंगे। तो कुछ क्वेश्चन तो इसके ऊपर डायरेक्ट होते हैं और कुछ क्वेश्चन होते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर। देखिए यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, दो प्लेट ली मैंने कैपेसिटर की, और इसको मान लो मैं चार्ज कर रहा हूँ। तो जब इसको हम चार्ज कर रहे होते हैं तो अगर इसके बीच में देखें यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। लेकिन अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लगा दें, बी डॉट डी एल टू म्यू नॉट इंटू आई, सिंपल फॉर्म में अगर हम लगा दें, यहाँ पे स्पेस है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर इस फॉर्म में हम करंट जीरो ले लें यहाँ, तो यहाँ से हमारा मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा, लेकिन एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड है।
यानी ये इक्वेशन हमारी चेंज होनी चाहिए, तो इसको हम चेंज कर देते हैं ऐसे फॉर्म में, आई सी प्लस आई डी। तो आई सी करंट वो है जो ये सर्किट में फ्लो करता है, और जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ये पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट, और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो करंट होगा इसके बीच में जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, उसी का नाम डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू हम इस रूल से निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट, जो मीडियम की परमिटिविटी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर ये यहाँ पर एयर या वैक्यूम है तो हम ये यूज करेंगे एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई बाई डी टी, और इससे ये जो करंट मिलता है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है डिस्प्लेसमेंट करंट का। और इसको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे आ रहा है, ये कैसे, ये जो चीज हम निकाल रहे हैं ये करंट के बराबर कैसे है। तो अगर मैं ऐसा ले लूं, और इसको मैं लिख रहा हूँ डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं ले सकता हूँ ई इंटू ए, ई है मेरा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये डी बाई डी टी यहाँ है, और सिग्मा को मैं लिख सकता हूँ क्यू अप बाई ए इंटू ए, यहाँ से ए और ए कैंसिल हो गए, सिग्मा को मैंने लिख दिया चार्ज अपॉन एरिया, और ये एप्सिलॉन नॉट मेरा ये कांस्टेंट इसके साथ कैंसिल हो गया, तो मुझे मिला डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी इज वैल्यू ऑफ करंट, इसलिए ये मुझे करंट मिल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। जब इसको चार्जिंग करते हैं प्लेट को, इससे लगा के इसके बीच का चार्ज वेरिएबल है इस प्लेट्स के ऊपर, और उस टाइम हमें यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट करंट मिल रहा होता है, इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो यहाँ तक आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। एनर्जी डेंसिटी और इंटेंसिटी देखें कैसे निकालते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है आपको? तो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। और जो स्पीड ऑफ लाइट है, कभी कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम इस फॉर्मूले से find करेंगे, 1 अपॉन म्यू नॉट टू एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट मैग्नेटिक परमेबिलिटी और ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इससे हम स्पीड ऑफ लाइट फाइंड कर लेंगे। एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव, तो जैसे हमने देखा ईएम वेव के अंदर दो तरह की एनर्जी है,
एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, दोनों एनर्जी इक्वल होती है। तो मैं यहाँ पे एवरेज एनर्जी लिख रहा हूँ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से निकालना है हमें तो एवरेज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की एनर्जी मिलाकर है। इसकी आधी आधी एनर्जी, आधी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और इस टोटल एनर्जी की आधी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में ये पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इसको दो पार्ट में मैं डिवाइड करके लिखूं तो ये ऐसा आएगा। इसका आधा आधा कर दिया मैंने, एक पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, दूसरा पार्ट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। दोनों एनर्जी इक्वल होती है, टोटल एनर्जी इनका सम, ये एवरेज एनर्जी होती है, एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर इस सेम चीज को मैं मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में लिखूं तो मैग्नीट्यूड ये भी ऐसी है, ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। तो हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी लिख सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। और ये एड अप होने के बाद इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मुझे ये मिल जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको एनर्जी निकालने के लिए आता है, या तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड से इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड के बने तो इस फॉर्मूले को यूज करके फाइंड कर सकते हैं। ये कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, इसमें छोटा चैप्टर है ईएम वेव। इसमें स्पेक्ट्रम अभी हम देखेंगे, स्पेक्ट्रम में कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और उनके यूज वो हमें लर्न करने हैं। पर इसमें कुछ ही फॉर्मूले हैं, ये कुछ फॉर्मूले याद रखेंगे तो इसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जितने एग्जाम में पूछे आते हैं। और कभी कभी इंटेंसिटी और पूछ के आती है, वो भी लिख दे रहा हूँ। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इंटेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी है जो अगर टोटल एनर्जी है अपॉन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इससे हम इंटेंसिटी कहते हैं। और इसको हम, ये जो यू एवरेज हमने निकाला था इसके टर्म्स में अगर रिप्रेजेंट करें, यू एवरेज इंटू सी, यू एवरेज इंटू सी इस फॉर्म में आती है। और इसकी वैल्यू अगर मैं रख दूं यहाँ पर तो ये ऐसा बनेगा, हाफ साइलेंट नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। तो ये जितने फॉर्मूले मैंने लिखे ये सब देखें एक बार, इनके बेसिस पर कोई भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। कभी कभी मोमेंटम और पूछ आता है ऐसे, तो मेडिकल में इतना डीप में नहीं पूछते, फिर भी मैंने ये फॉर्मूले आपको बता दिए हैं। मैक्सिमम एनर्जी तक पूछेंगे, लेकिन अगर मोमेंटम पूछते हैं तो मोमेंटम ऑफ ईएम वेव तो ये यू के बराबर है, यू, यहाँ यू बाई सी, इससे हम मोमेंटम फाइंड कर लेंगे। और यू हम इससे फाइंड कर लेंगे। ये एनर्जी इसमें ए इंटू डेल्टा टी ये हमें गिवन होगा, से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये मिल जाएगा, और यू बाई सी से हमें मोमेंटम मिल जाएगा। तो
पहले यहाँ तक देख ले, फिर मैं इसके स्पेक्ट्रम की बात करूंगा। यहाँ तक बताएं मुझे, कोई डिफिकल्टी आपको? मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। स्पेक्ट्रम ऑफ ईएम वेव्स। देखें ईएम वेव में कौन कौन से टाइप की वेव होती है। सबसे कम से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ये होती है गामा रेज, और इनकी वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम से बहुत स्मॉल होती है जनरली इस रेंज में, या 1 एंगस्ट्रॉम से लेस देन 1 एंगस्ट्रॉम इनकी वेवलेंथ होती है। गामा रेज से बड़ी है एक्स रेज। टिपिकल इसकी वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम एक्स रेज। और एक्स रेज के बाद आती है आपकी अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट आपको पता है वायलेट से कम, वायलेट कलर के लिए 380 नैनोमीटर होती है, 380 नैनोमीटर उससे कम और 1 के बीच में, यानी इनके बीच में जो होंगी वो अल्ट्रावायलेट रेज है। उसके बाद है हमारा विजिबल रेज। जनरली 380 से 780 नैनोमीटर। के बाद आता है हमारा इंफ्रारेड। से बड़ी है हमारी माइक्रोवेव, जिसे हम माइक्रोवेव में भी यूज करते हैं कुकिंग के लिए और कम्युनिकेशन के लिए भी यूज करते हैं। और उसके बाद लॉन्ग रेज, या जिसे हम रेडियो वेव कहते हैं। तो डिसइंफेक्ट करने के लिए हम एक्सरे या गामा रेज भी यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट में, या मेडिकल में हम ट्रीटमेंट के लिए भी ये यूज करते हैं। और विजिबल रेज, ये तो लाइट है। और अल्ट्रावायलेट रेज, ये भी हम प्योरिटी के लिए कभी कभी यूज करते हैं, जर्म्स को किल करने में। एक्स रेज बोन फ्रैक्चर फाइंड करने में, या क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करने में। तो ये सारे यूजेस आपको बुक्स में से मिल जाएंगे, ये बेसिकली लर्न करने वाले हैं। तो ये सब आप लर्न कर लेंगे, इनके यूजेस आपको टेबल गिवन है। तो ईएम वेव में जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे। यहाँ तक से कोई डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कोई डिफिकल्टी है आपको?
मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। और मुझे याद आया, अभी एसी में एक ट्रांसफार्मर के फॉर्मूले और डिस्कस कर लेता हूँ। ट्रांसफार्मर, कभी कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन होते हैं। इधर ये हमारी प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल है। ट्रांसफार्मर का रोटेशन नहीं है। सेकेंडरी कॉइल, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 और इसमें हमारे N2 है। क्रॉस वोल्टेज V1, वोल्टेज V2 है। इसमें करंट I1, यहाँ पे करंट I2 है। तो इस पे रिलेशन याद रखेंगे, इससे सारे न्यूमेरिकल ट्रांसफार्मर के हो जाएंगे। तो ट्रांसफार्मर का यूज हम स्टेप अप स्टेप डाउन, दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए या वोल्टेज डिक्रीज करने के लिए। तो हमारे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी वोल्टेज इंक्रीज करना है अगर हमें, और स्टेप डाउन जो वोल्टेज डिक्रीज करना है। तो जब हमें लॉन्ग ट्रांसमिशन करना होता है पावर का, तो हम उसकी वोल्टेज इंक्रीज कर देते हैं जिससे कि करंट रिड्यूस हो जाता है और उससे हमारे लॉसेस कम हो जाते हैं। और फिर जब उस लोकेशन में वो पावर हमें मिल गई एसी, उसे पर्टिकुलर लोकेलिटी में यूज करने के लिए वो हाई टेंशन लाइन होती है, उसका हम पोटेंशियल रिड्यूस करते हैं, तो वहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपकी सब जहाँ भी आप रहते हैं उस लोकेलिटी में ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, तो वो हाई पोटेंशियल को लो पोटेंशियल में चेंज करते हैं जिससे कि आप 220 वोल्ट पे उस लाइन को यूज कर सकें। तो इन सब के लिए रिलेशन ये है, N2 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन V1 इक्वल टू I1 अपॉन I2। तो ये फर्स्ट कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है वो I1 है। तो इस फॉर्मूले से जो भी आपको वैल्यूज गिवन होंगी वो वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो अननोन वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इससे आप एसी के और ट्रांसफार्मर सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन लेने वाला हूँ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कुछ डाउट है आप लोगों को यहाँ तक? अब मैं आपको पावर के क्वेश्चन ले रहा हूँ, एसी में पावर के क्वेश्चन करेंगे हम। यहाँ तक आपका एसी का और ईएम वेव दोनों में जितना भी हमें एग्जाम के रिलेवेंट पॉइंट
पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिए। ईएम वेव में थ्योरेटिकल पोर्शन या एप्लीकेशन ऑफ वेव वो आपको ये लर्न करने हैं, और न्यूमेरिकल पोर्शन मैं करा रहा हूँ अभी। इसलिए कुछ और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं पावर से रिलेटेड। क्वेश्चन ये है 200 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC source is connected to a series combination of, क्या क्या गिवन है यहाँ ध्यान से देखना है, ऑफ इंडक्टेंस गिवन है हमें 5 हेनरी, कैपेसिटेंस इज 80 माइक्रोफैरड एंड रेजिस्टेंस आर 40 ओम। कैलकुलेट नंबर 1 एंगुलर फ्रीक्वेंसी of the source to get maximum current. The circuit. Second है current amplitude at resonance. Third is power dissipated in the circuit. एक मिनट आप लोग लें, 1-2 मिनट, फिर मैं सॉल्व करूंगा। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है ये सोर्स। फर्स्ट पार्ट है एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम करंट के लिए, यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमें। रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी, ओमेगा क्रिटिकल या ओमेगा रेजोनेंट, ओमेगा रेजोनेंट, and omega resonant is 1 upon under root LC। मैं वैल्यू पुटअप कर देता हूँ।
एल गिवन है मुझे 5 हेनरी इंटू 80 × 10⁻⁶ माइक्रोफेरेड, और ये सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर मिल जाता है 50 रेडियन पर सेकेंड। फर्स्ट पार्ट देखिए, आपका भी आंसर आ रहा है। अब मुझे करंट एम्पलीट्यूड निकालना है। इन रेजोनेंस, एट द रेजोनेंस जेड की वैल्यू मेरी रेजिस्टेंस के बराबर होती है, जो कि है यहाँ 40 ओम, और इसलिए आई नॉट पीक वैल्यू ये पोटेंशियल की पीक वैल्यू अपॉन आर, और ये 200 वोल्ट ये आरएमएस वैल्यू होती है, इसलिए मैं रखूंगा यहाँ पे पीक वैल्यू 200√2 अपॉन आर, जो कि मेरी आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली 7.07 एम्पियर। और अब मुझे पावर निकालने है। पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, ईएमएफ आरएमएस वी स्क्वायर अपॉन आर। आरएमएस वैल्यू मुझे दी है 200, ये दिया है मुझे 40, आई गेट 1000 वॉट। देखिए आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, फिर आगे चलूंगा मैं। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डिफिकल्टी है यहाँ तक? स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आ रहा है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं।
and EMF equal to 100 sin 314t। ये EMF अप्लाई किया, इज अप्लाइड। देखिए आप लोग क्वेश्चन एकदम सीरियसली करिए, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, आपका स्कोर बढ़ेगा। This EMF is applied across a pure capacitor of 637 माइक्रोफैरड। तो हमने ईएमएफ, एक कैपेसिटर जिसकी माइक्रोफैरड ये है, उसके अक्रॉस हमने ये ईएमएफ अप्लाई किया। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड नंबर वन इंस्टेंटेनियस करंट, नंबर टू इंस्टेंटेनियस पावर, नंबर थ्री फ्रीक्वेंसी ऑफ द पावर, एंड नंबर फोर मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। पहले 2 मिनट आपको मिल रहे हैं, आप लोग सॉल्व करेंगे, फिर हेल्प मिलेगी आपको। इंस्टेंटेनियस करंट यानी किसी भी इंस्टेंट पे फंक्शन ऑफ टाइम निकालें, और इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब भी किसी भी टी टाइम पर पावर क्या होगी, इंस्टेंटेनियस पावर निकालें। ट्राई करिए आप लोग प्लीज, फिर आपको हेल्प मिलेगी। हेल्प करेंगे आप लोग मेरी?
कौन मेरी हेल्प करेगा इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करने में? फर्स्ट पार्ट देखिए, हमें ईएमएफ गिवन है 100 साइन 314t, और ये हम प्योर कैपेसिटर के क्रॉस लगा रहे हैं, और कैपेसिटर में जो करंट है वो 90 डिग्री आगे होता है, 90 डिग्री अहेड ऑफ द पोटेंशियल, जो भी पोटेंशियल होता है उससे 90 डिग्री आगे है, इसलिए इंस्टेंटेनियस, ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, इसलिए इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू हो गई इस इक्वेशन से, पीक वैल्यू ऑफ करंट अभी हमें लिखनी है, लेकिन साइन ओमेगा टी से 90 डिग्री आगे, तो यानी ये हो गया साइन 314t प्लस 90 डिग्री, इसलिए ये हो गई साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये वैल्यू हो गई हमारी, और अब हमें इसमें आई नॉट की वैल्यू निकाल के पुटअप करनी है, आई नॉट पोटेंशियल की पीक वैल्यू अपॉन इंडक्टिव, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी, और एक्ससी फाइंड करना है हमें, एक्ससी है 1/ओमेगा सी, इसलिए ओमेगा सी यहाँ पर आ गया, इसकी वैल्यू रख दूं तो मुझे आई नॉट मिलेगा, ये मुझे दिया है 100, ये दिया है मुझे 314, सी की वैल्यू है मेरी 637 10⁻⁻6 माइक्रोफैरड, ये मैंने वैल्यू रख दी इसमें, ये सब कैलकुलेट करेंगे तो मुझे मिलेगा 20 एम्पियर, इसलिए आई इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू जो हो गई 20 साइन 20 कॉस, ये मेरा इंस्टेंटेनियस करंट, ये आ गया फर्स्ट पार्ट। देखिए यहां तक कोई डिफिकल्टी है? सेकंड पार्ट, इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है मुझे, और इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू ईएमएफ इनटू करंट, दोनों की इंस्टेंटेनियस वैल्यू रख देंगे तो पावर इंस्टेंटेनियस हो जाएगी, ये है मेरे पास 100 साइन 314t इंटू करंट की वैल्यू ये रख देंगे, और मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ 2 साइन ए कॉस ए साइन 2 ए, इसमें से 2 ले लेता हूँ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा, तो ये हो गया 1000 साइन 2 थीटा, ये थीटा है इसका डबल 628t,
पावर मेरी इतने वॉट्स आ रही है। तो अगर किसी भी टी टाइम पे वैल्यू निकालनी है तो टी की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो उस टाइम पर इंस्टेंटेनियस पावर मिलेगी। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है तो बताइए। थर्ड पार्ट, मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर निकालनी है। यहाँ से देखें साइन ओमेगा टी, यहाँ से मुझे इससे कंपेयर करके इस पावर के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल गई। सर बिल्कुल, 100 वेरी हर्ट्स। गुड, वेरी गुड। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर मुझे यहाँ से मिल रही है 628, और इसको मैं 2 पाई एफ ऑफ पावर ऐसा रख दूंगा, तो इससे मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर मिल गई। 2 × 3.14, जो कि अभी बताया मुझे स्टूडेंट ने। क्या नाम है आपका जिन्होंने रिप्लाई दिया? हाँ, शैलेंद्र, सर शैलेंद्र शैलेंद्र। ने भी बताया मुझे, वेरी गुड। 100 हर्ट्ज। और फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। हाफ सी वी स्क्वायर है, हाफ सी वी की जगह मैंने ये एप्सिलॉन नॉट, ये ईएमएफ लिख रख दिया, हाफ सी वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज किया हमने। तो हाफ इंटू सी की वैल्यू है 637 -6, और ये पीक वैल्यू मुझे दिया 100। ये सब अगर मैं वैल्यू रख दूं तो मुझे मिल जाएगा 3.185। अब मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों को ईएमआई में से देने वाला हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से। यहाँ तक देखिए पहले एसी का, यहाँ तक सब समझ में आ रहा है? अगर कोई डिफिकल्टी है तो बोलिए। किसी को किसी भी स्टेप में कोई डिफिकल्टी है तो पूछिए यहाँ तक। मैं शिफ्ट कर रहा हूँ इसको। अगला क्वेश्चन मैं ईएमआई में से दे रहा हूँ आपको। ये दो रॉड है मेरे पास, और यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड। ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये v2 वेलोसिटी से राइट साइड में मूव कर रहे हैं। और ये जो रॉड है मेरी, इसका रेजिस्टेंस, इस रॉड का रेजिस्टेंस मान लें R1 गिवन है, इसका रेजिस्टेंस R2 गिवन है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये R है। ये दोनों राइट साइड में मूव कर रहे हैं। दोनों रॉड की लेंथ लेंथ L है।
आपको ये बताना है इसके अंदर जो करंट होगा उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन क्या होगी इसके अंदर, वो फाइंड करना है। फाइंड करंट इन द रेजिस्टेंस आर। पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं, फिर मैं सॉल्व करूंगा इसको। ट्राई करते हैं। हमें आर रेजिस्टेंस के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा ये फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? स्टूडेंट्स, आप लोग ट्राई करिए, ट्राई करिए प्लीज। एक दो मिनट का टाइम आप लीजिए, फिर मैं सॉल्व करूंगा। किसी का मन है आंसर देने का, बताना चाहते हैं? ट्राई कर रहे हैं आप लोग या मुझे सॉल्व करना है? स्टूडेंट्स, आप लोग ट्राई कर रहे हैं या मैं सॉल्व करूं? हाँ, ट्राई तो प्लीज। ट्राई करो। हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को, हिंट दूं? आप लोग मुझे मेथड ही बता सकते हैं। अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे मेथड बता सकते हैं कि देखो ऐसे ऐसे करना है। जिसका मन हो बता सकते हैं मुझे। देखो, अगर मैं इस रॉड को सेल में कन्वर्ट करूं, तो ऊपर वाला एंड पॉजिटिव, नीचे वाला एंड नेगेटिव, और ये इसका रेजिस्टेंस R1 और इसका ईएमएफ उससे मैं E1 लिख रहा हूँ। और सेम रूल से दूसरी वाली रॉड के लिए ईएमएफ E2 और इसका रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा। और E1 कल मैंने जो डिस्कस किया था EMI में, V V1L, ये फर्स्ट का ईएमएफ हो गया। और सेकंड के लिए ईएमएफ V V12, ये सेकंड का ईएमएफ हो गया।
और डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकालेंगे। वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड, तो हमारा पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा ऊपर की तरफ और नेगेटिव चार्ज नीचे जाएगा, इसलिए ऊपर वाला एंड पॉजिटिव, नीचे वाला एंड नेगेटिव। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट हमारा ऐसा बन जाएगा। और इन दोनों की वजह से ये करंट फ्लो करेगा इसके अंदर, ये करंट आई हमें फाइंड करना है। ये इसमें ऐसे करंट आ रहा होगा ऊपर से नीचे, ये डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड अभी फाइंड करना है। पहले यहां तक बताइए, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? अब दो सेल हैं, दो सेल पैरेलल में हैं, तो इनको मिलाकर मैं एक सिंगल यस सेल सर। में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो सिंगल सेल के लिए जो ईएमएफ होगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ सिंगल सेल के लिए, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। याद आ रहा है? दो सेल पैरेलल में हो तो इफेक्टिव ईएमएफ ऐसे निकालते हैं। स्टूडेंट्स, पढ़ा है ना ये फॉर्मूला आपने, सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी में? स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा है या नहीं है? यस सर, यस। हाँ, तो यस सर। अब ये आसान हो गया। अब एक ईएमएफ और एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देना है, फिर ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन हो गया। और इसी तरह से आर इक्वलेंट, उससे मैं लिख सकता हूँ R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो अब इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा नीचे, वो बना रहा हूँ मैं, इधर बना रहा हूँ साइड में। तो ये ऐसा बन जाएगा, ये है रेजिस्टेंस R, ये एक ईएमएफ, और ये जो दोनों सेल का रेजिस्टेंस था वो आर इक्वलेंट इधर आ गया, ये आर इक्वलेंट, ये ईएमएफ इक्वलेंट। अब बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, इसलिए आई इक्वल टू इक्वलेंट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। खत्म हो गया क्वेश्चन, ये करंट की वैल्यू है। तो ये इतना आसान क्वेश्चन था। देखिए आप लोग सबको क्लियर है यहाँ तक? अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ए बी सी एक रॉड है, जिसमें ये ए बी पोर्शन, ये मैं इसको मेटेलिक रॉड ले रहा हूँ, मेटेलिक रॉड। और जो ए बी लेंथ है L/3 है, और बी सी लेंथ मेरी 2L/3 है। और इस बी के अबाउट ओमेगा वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। और इस जोन में ये मैग्नेटिक फील्ड है।
मैग्नेटिक फील्ड बी नॉर्मल टू द प्लेन। तो आपको ये बताना है बी और सी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा और ए और बी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये फाइंड करना है अगर हम इसे बी के अबाउट रोटेट करते हैं। तो आप लोग चाहें तो मुझे हिंट दे सकते हैं, मैं करता जाता हूं। देखिए ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे जाएगा। तो पहले इसके लिए देखता हूँ, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से x डिस्टेंस पर ये मैंने dx एलिमेंट लिया, इसकी वेलोसिटी ऊपर है तो v क्रॉस भी करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज b पे कलेक्ट होगा और नेगेटिव चार्ज c पर, इसलिए ये हाई पोटेंशियल पर होगा, ये लो पोटेंशियल पर। तो बी सी पोर्शन के लिए वी बी सी वी बी माइनस वी सी होगा, बी का पोटेंशियल हाई सी का कम होगा। और इसको कैसे निकालेंगे, बीवीएल से, बीवीएल ईएमएफ इक्वल टू बी बी एल। बी को मैंने लिख दिया एक्स ओमेगा और एल को मैंने लिख दिया डी एक्स, बड़ा आसान है। और इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेके 12/3, क्वेश्चन हो गया। और डायरेक्ट भी कर सकते थे, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2 जैसे हमने पहले किया था। तो बी ओमेगा एज इट इज और ये एक्स, खाली इसकी वैल्यू आपको 12/3 यहाँ पुटअप कर दे रही है। बी हो जाएगा बी इंटू ओमेगा बाई 2 और इसका स्क्वायर 4/9 एल स्क्वायर, जो कि आ गया मेरा 2/9 बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो वी बी माइनस वी सी आ गया। इसी तरह इस वाले पोर्शन के लिए देखें वेलोसिटी नीचे होगी तो बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी। तो अगर ऊपर होती तो ये वाला एंड पॉजिटिव होता, अब नीचे है तो इसलिए बी वाला एंड पॉजिटिव, ये वाला एंड नेगेटिव, बी क्रॉस बी। तो इसलिए ए बी के लिए बी का पोटेंशियल हाई है, मैं इसे लिखूंगा वी बी माइनस बी ए। सेम रूल से बड़ा आसान है, अब इधर मैं एक्स ले लूंगा, यहां से एक्स, इधर एक्स और एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स एलिमेंट ले लूंगा। बी इंटू एक्स ओमेगा इंटू डी एक्स और इसमें बी ओमेगा ये कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर बाई 2, जो कि हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कल मेथड डिस्कस किया था आपने। बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, एल की जगह ये एल/3 रख देना था बस। तो ये हो गया बी ओमेगा बाई 2 और एक्स की जगह एल/3 रख दिया मैंने, एल स्क्वायर बाई 9 बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 18। ऐसे मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए आप लोग एक बार, कोई डिफिकल्टी है तो फिर एक्सप्लेन करूंगा मैं। स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? स्टूडेंट्स किसी को कोई डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास फिर मैं यहीं ओवर कर रहा हूँ, कोई डाउट है तो पूछ लो।